नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप, जिसमें आज हमारा मुद्दा रहेगा कोरोना। देश में कोरोना के नए वेरिएंट और बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने अस्पतालों में रिपोर्ट किए जाने वाले कोविड-19 संदिग्ध या पॉजिटिव मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एम्स दिल्ली के निदेशक ने बुधवार को कोविड-19 आकस्मिक उपायों पर अस्पताल के सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें कोरोना परीक्षण पर नीति, पॉजिटिव मरीजों और उनके अस्पताल में भर्ती के लिए नामित क्षेत्रों पर चर्चा की गई। प्रबंधन द्वारा निर्देशित कोविड-19 परीक्षण नीति के मुताबिक सरी जैसे लक्षणों वाले रोगियों का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें WHO के मुताबिक पिछले 10 दिनों के भीतर तीव्र श्वसन संक्रमण, लगातार 38 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार या खांसी शामिल है। बैठक के बाद प्रशासन ने ज्ञापन जारी कर संस्थान के सभी विभागों को अपने अपने नामित वार्ड्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के प्रबंधन के लिए प्रावधान करने को कहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के अस्पताल में भर्ती के लिए C6 वार्ड में 12 बेड रखे जाएंगे। साथ ही नए निजी वार्ड में कमरा नंबर 1 से 12 तक को कोविड-19 पॉजिटिव EHS लाभार्थियों के अस्पताल में भर्ती करने के लिए रखा जाएगा। नए ब्लॉक मस्जिद मोट परिसर में इंजीनियरिंग कार्य EHD को मस्जिद मोट परिसर में स्थित सभी नए ब्लॉक्स में जल्द से जल्द UVGA फिल्टर और HEPA फिल्टर स्थापित करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि देश की राजधानी में JN1 वेरिएंट संक्रमण का पहला मामला सामने आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला दर्ज किया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 3 नमूनों में से एक JN.1 है और अन्य 2 मामले ओमिक्रॉन के हैं। लगातार इस बात को लेकर अब एक सवाल बना हुआ है, कोरोना से आखिर कैसे बचा जाए, क्योंकि अब दिल्ली में JN1 की एंट्री हो चुकी है। कोरोना का सुरक्षा कवच क्या हो सकता है? कोरोना ने दिल्ली में फिलहाल दस्तक दे दी है और ये कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश दुनिया सतर्क हो चुकी है। दिन ब दिन कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि JN.1 का ये जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट निकलकर जो सामने आया है, ये कितना खतरनाक है और इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए। सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना सतर्क है, क्या कुछ कार्य कर रहा है, किस तरह से इससे पूरी तरह से बचने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। क्या पहली वेव जो कोरोना की आई थी उसको देखा जाए तो इस वेव में किस तरह से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल इस वेरिएंट के 700 से 800 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में ये गंभीर सवाल बनता है कि अब कोरोना से बचा जाए तो आखिर कैसे बचा जाए। तो कोरोना से कैसे बचें, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ है। SARI लक्षण वाले मरीजों की जांच की जाएगी, जैसे लक्षण वाले रोगियों का टेस्ट भी किया जाएगा। क्या कुछ है, यही बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में JN.1 के पहला मामला सामने आ गया है। इस वेरिएंट का पहला मामला दिल्ली में सामने आया। ऐसे में और ज्यादा काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली से ही नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ज्यादातर फ्लाइट्स यहीं से रवाना होती हैं। ऐसे में अगर ये दिल्ली में फैलता है तो आवागमन की सुविधा भी बाधित होगी। तमाम तरीके के जो प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है कि किस तरह से इस नए वेरिएंट से बचा जा सकता है। तो
तो कोरोना से कैसे बचें, कितनी सावधानी बरतें, क्या कुछ करें, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास दो मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रमेश, वरिष्ठ सलाहकार चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में अनीता जी। साथ ही साथ डॉक्टर गौतम भंसाली, संक्रामक रोग एवं सलाहकार चिकित्सा वाइजूम, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले अनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मेरा यही सवाल, कोरोना से कैसे बचा जाए, क्योंकि लगातार नए नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट है JN.1। ऐसे में इसका एक मामला दिल्ली में भी सामने आ चुका है। अब सवाल इस बात को लेकर लगातार बना हुआ है कि किस तरह से सावधानी बरती जाए, किस तरह से बचा जाए इससे। देखिए, वायरस तो म्यूटेशन करते रहेंगे, वो नेचुरल हिस्ट्री है। पहले भी 7-8 बार म्यूटेशन हो चुके हैं इस वायरस को, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरल हिस्ट्री वायरस का है। बट हम लोग को यूनिवर्सल प्रोटेक्शन लेना है। कुछ वायरस खतरनाक होते हैं, कुछ वायरस मामूली होते हैं, कुछ वायरस का असर उतना पड़ता नहीं है। अभी जो नया वेरिएंट है JN.1 और जो ओमिक्रॉन जो पहले देख चुके हैं A, B, C, D ओमिक्रॉन, उसमें जेनेटिक मटेरियल बदलते कहीं समय वो लोग विरुलेंट हो चुके हैं। तो हमारे ख्याल से सबको आइसोलेशन में जाना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ मास्क लगाना है। कहीं पे भीड़ में जाना है तो बहुत ही जरूरी है मास्क लगाना। पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना जरूरी है। सही ढंग से हाथ धोना है, वो तो वही जरूरी है। जिसका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, वैक्सीन कंप्लीट कर लीजिए। डिस्टेंस मेंटेन करिए। और अभी फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा है, अभी फिनिश क्रिसमस, अभी न्यू ईयर आ रहे हैं, तो हम लोग पार्टी में जाएंगे, मिलेंगे, सब गेट टुगेदर होगा, तो चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ द वायरस। तो प्लीज वेयर मास्क एंड हाथ धोते रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपका कुछ खांसी जुकाम हो जाए, अपने आप आइसोलेट कर लीजिए। 2 दिन घर पे रह जाइए, काम में नहीं जाइए। और अगर सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे, डॉक्टर से मिल लीजिए। आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वायरस। जो भी स्ट्रेन है, इससे हम से बच सकते हैं। बिल्कुल। गौतम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नए नए वेरिएंट्स, जैसा कि अनीता जी ने बताया कि म्यूटेशन होता रहता है और लगातार नए वेरिएंट्स सामने आते रहते हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि ये कितना खतरनाक है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो है SARI लक्षण वाले मरीजों की जांच। सर, ये क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। गौतम जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? किसी कारण के चलते गौतम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनीता जी, यही सवाल मेरा आपसे है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसको लेकर ये जो SARI लक्षण है, ये क्या कुछ हैं, ये भी जानना चाहेंगे। एक नया वायरस का लक्षण, ओके, जो लक्षण है इट्स नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस। वैसे ही खांसी होता है, बुखार आते हैं, नाक से पानी निकलता है, और सोर थ्रोट, गला में दर्द है, ढोकने में तकलीफ है। कुछ आदमी को सारा बदन में दर्द होता है, उसको माइल्जिया बोलते हैं। किसी आदमी को चिल्स आता है, ठंडी लगते हैं। तो फीवर, नाक से पानी, जुकाम, खांसी, गला में दर्द, और उसके साथ साथ बदन में दर्द। एंड कुछ आदमी कुछ टायर्ड हो जाते हैं। ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार, खांसी, ये क्या है मैम, हमारे दर्शकों को समझाइए। ये है, कुछ भी वायरल इन्फेक्शन में बुखार होते हैं। ओके, सब वायरल फीवर में हम लोग का सबका बुखार होता है। तो बुखार तो जरूरी आएगा। कौन सा बुखार कैसे करना है, उसके लिए वी हैव टू मीट द फिजिशियन। डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, मिलना जरूरी है। इसके लिए हम लोग बताते हैं कुछ दवा मत दे दीजिए, बिकॉज वायरल फीवर में हम लोग नहीं दवा देते हैं। अगर बुखार 101-2 के ऊपर है, पैरासिटामोल एंड कोल्ड स्पंजिंग खाली बोलते हैं। डू नॉट मेडिकेट योरसेल्फ, अपने आप को दवा नहीं देना है। अगर बुखार चलते रहता है, सांस फूल रहा है, टायर्डनेस बढ़ रहा है, प्लीज मीट द लोकल डॉक्टर। और उसके साथ साथ आप आइसोलेट हो जाइए, सबसे मत मिलिए, घर पे काम में मत जाइए, बिकॉज अगर आपके पास वायरस पॉजिटिव है, यू स्टार्ट स्प्रेडिंग। तो आइसोलेशन, सिंपल मेडिटेशन, रेस्ट करिए। बट बुखार बढ़ते जाते हैं, सांस फूल रहा है, प्लीज मीट द डॉक्टर एंड टेस्ट करवाना चाहिए। बहुत ही जरूरी है टेस्टिंग 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 एंड टेस्टिंग। बिल्कुल। गौतम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये लगातार बढ़ता जा रहा है, 700 से 800
केस अब हमारे सामने आ चुके हैं। दिल्ली में एक केस नया मिला है। लगातार टेस्टिंग हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है इसको लेकर कि किस तरह से इसे बचाया जा सकता है, इस पर काम किया जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नया वेरिएंट है इसके फैलने की क्षमता कितनी तीव्रता से बढ़ती है, ये जानने की जरूरत है। जी वक्ता जी, ये जो कोविड का अभी वापस केसेस थोड़ा हमारी कंट्री में आना शुरू किया, उससे पहले सिंगापुर, अमेरिका, उस जगह पे काफी नंबर ऑफ केसेस और लंदन में भी काफी नंबर ऑफ केसेस आना शुरू हो चुके थे। हमारी कंट्री में भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात इसके अंदर ये है, ये जो JN1 वेरिएंट है, ये वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली का है। ओमिक्रॉन जिसको हम लोग थर्ड वेव बोल रहे थे, और उस थर्ड वेव ने हमारी कंट्री में कोई मेजर नुकसान नहीं किया। ये एक अच्छी बात है। बट इसमें खराब बात ये भी है कि ये बहुत ही तीव्रता से फैलता है। प्लस अभी इस वक्त में वैकेशन का पीरियड चल रहा है, क्रिसमस की छुट्टियां है, न्यू ईयर की छुट्टियां है, लगातार वैकेशन चल रहा है, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां, तो पब्लिक बहुत ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट पे है या बाहर निकले हुए हैं या शॉपिंग के लिए निकली हुई है। और ये सर्दी के टाइम में वैसे भी सर्दी, जुकाम, बुखार काफी होता है। इसमें बहुत हाई चांस होते हैं कि इस वायरस के बहुत ही तेजी से फैलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन डरने या घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार सलाह देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोविड आया नहीं आया, जो भी है, अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है तो उनको मास्क पहनना चाहिए। मास्क सबसे बड़ा हथियार है। तो इस सिचुएशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना पर्सनल मत है कि अगले 2 हफ्ते तक थोड़े से केसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, थोड़ा सर्ज आ सकता है। ये कोई वेव नहीं है, ये थोड़े से सर्ज आएंगे और सेटल हो जाएगा, निकल जाएगा। गौतम जी, ये भी जानना चाहेंगे, जो लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं या जिस तरह की केसेस आ रहे हैं, उन लोगों को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कितने वक्त का आइसोलेशन बताया जा रहा है, क्या उन्हें घर में भी आइसोलेट करने की व्यवस्था की जा सकती है, या ऐसे मरीजों को सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में ही भर्ती रहना होगा? क्या मतलब किस तरह से इसे प्रिवेंट कर रहे हैं? जी वक्ता जी, जैसे सबको मालूम है कि ये एक तरह का वायरल डिजीज है। उतना डेंजरस नहीं हो रहा है कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या कोई वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। ये सबकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। कोई भी वायरल बीमारी का इलाज होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सेम ऐसे ही हम इसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर फीवर आया तो पैरासिटामोल दे दिया, गला ज्यादा खराब है, अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है तो एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सी, व्हाटएवर जो डॉक्टर को लगता है उस टाइम में कि जिस तरह का एंटीबायोटिक की जरूरत अगर है तो। नहीं तो हम लोग वायरल डिजीज के अंदर जैसे कोविड टाइप में कोई भी एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत नहीं समझते हैं। सिर्फ लोगों को बोल कर रखते हैं, मरीजों को, कि अपने आप को आइसोलेट करके रखो, घर में ही रखो, आप लगभग 1 हफ्ते तक आइसोलेट रखो। प्लस अगर आपको खांसी वगैरह आ रही है, स्नीजिंग वगैरह हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो आप मास्क पहन कर रखो ताकि आपसे किसी और को नहीं जाए। प्लस आपको गर्म पानी का सेवन करना है, ठंडा कुछ नहीं खाना है। आइसक्रीम, क्रीम बिस्किट, चॉकलेट, लड्डू टाइप का मिठाइयाँ, ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। प्लस एसी का डायरेक्ट फ्लो आपके फेस पे नहीं आए, ये आपको ध्यान रखना, चाहे आप घर में हो चाहे आप गाड़ी में हो। ये कुछ सावधानियां हैं, छोटी छोटी चीजें, गार्गलिंग करते रहे, इन चीजों को ध्यान रखना। प्लस अपने एक फिजिशियन, एक डॉक्टर के रेगुलर टच में रहना। कोरोना से कैसे बचा जाए, क्योंकि लगातार अब इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब ये दिल्ली तक में दस्तक दे चुका है। इसको लेकर क्या सुरक्षा कवच होना चाहिए, किस तरह के हमें उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता जी, जिस तरह से अभी बताया कि आइसोलेशन ही और मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या हम इसे मान लें कि कोरोना की पहली लहर जब आई थी और उस वक्त हमने जिस तरह की सावधानियों को बरता था और एक फतह हासिल की थी एक बड़ी महामारी पर, भारत ने जिस तरह से अपने आप को आगे रखकर एक बड़ी जीत हासिल की, क्या वही पैटर्न अब लगातार हमें सालों साल फॉलो करना होगा? जो पहली बार महामारी पैंडेमिक डिक्लेयर किया है, वो दूसरा स्ट्रेन ऑफ कोरोना था, वो बहुत खतरनाक था, तो उसके लिए इट वाज डिक्लेयर्ड पैंडेमिक।
ये जो स्ट्रेन है इसको बोलते हैं स्ट्रेन्स ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है WHO में। वी डोंट नो, हम लोग को पता नहीं है क्या और कितना खतरनाक है। तो अभी पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया है, मे बी एपिडेमिक वो भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट यस उतना रेस्ट्रिक्शंस का अभी जरूरत नहीं है, उतना पैनिक और घबराने का जरूरत भी नहीं है, उतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन भी अभी जरूरत नहीं है। बट यस सावधानियां तो करना ही है। वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर, वेरी वेरी सतर्क होना है एंड वेरी केयरफुल होना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिस वायरस है जो नया स्ट्रेन है, हम लोग को पता नहीं है क्या होने वाला है आगे। अभी जेनेटिक टेस्टिंग हो रहा है, वी आर डूइंग द सीक्वेंसिंग, उससे पता चल जाएगा कितना इनका विरुलेंस है, मीन्स ये कितना खतरनाक है पता चल जाएगा। तो पता चलने के बाद रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन होते हैं। कुछ वायरस मामूली होता है, निकल जाते हैं, पेशेंट एडमिशन होता है, ICU नहीं जाते हैं, वेंटिलेटर नहीं लगता है। बट कुछ वायरस ऐसे खतरनाक होता है, पर्टिकुलरली बुजुर्गों में, हाई रिस्क इंडिविजुअल जिसका ट्रांसप्लांट चल रहा है, ब्लड कैंसर का मरीज है, दवा चल रहा है, उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो उसी हिसाब से अभी तक हमारे पास डेटा आया नहीं है इसका विरुलेंस और इसका स्प्रेडिंग फैक्टर के बारे में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो हम लोग लॉकडाउन के लिए बात ही नहीं कर सकते हैं, जिस रेस्ट्रिक्शन के लिए बात कर सकते हैं। बट देन दोज रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, इट्स नॉट, वी आर नॉट इन दैट टाइम अभी उतना इम्पोज करने का जरूरत है। बिल्कुल, बट यस गवर्नमेंट शुड गेट प्रिपेयर्ड स्लोली। ओके, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, इतना ज्यादा जनता को, आम जनता को डरने की या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। गौतम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो म्यूटेशन होता है, लगातार हम देखते हैं कि हर 2-3 महीने हो गए या कुछ वक्त के बाद में एक नया वेरिएंट सामने आ जाता है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे JN.1 हो, और तमाम तरीके के ऐसे म्यूटेशंस के साथ नए नए लगातार वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्या कुछ होता है कि लगातार इस तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में सर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इस तरह के वेरिएंट हमें और देखने को मिल सकते हैं? इसे रोकने का क्या कोई अभी तक उपाय हो पाया है? जी, इसका रोकने का कोई उपाय होता नहीं है ना, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल बीमारी नहीं है। बैक्टीरियल बीमारी में एंटीबायोटिक दिया वो खत्म हो जाता है, फंगल हुआ एंटी फंगल दिया खत्म हो जाता है। वायरस कभी भी मरता नहीं है, यस उसकी पोटेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है, उसकी वजह से जो उसका खतरा होता है वो कम होने लगता है। तो इसका म्यूटेशन होता रहेगा, नए नए वेरिएंट आ रहे थे पहले भी, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी भविष्य में आते रहेंगे। तो थोड़ा सा सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है हमको। बहुत ज्यादा डरने की, घबराने की, पैनिक होने का इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिस भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम बुखार खांसी होता है, चाहे उसको कोविड है चाहे नहीं है, चाहे स्वाइन फ्लू है, चाहे कोई भी बीमारी, चाहे मलेरिया भी है, उसको मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहन के आप बाकी लोगों को भी बचाओगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाने से बचना चाहिए और गर्म चीज लेना चाहिए ठंडे मौसम में। ठंडा लेंगे तो आपको फेरेंजाइटिस, लेनिंजाइटिस वो सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी कम रहती है। प्लस स्पेशली जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं और सीनियर सिटीजन हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। भले ही ये वायरस की पोटेंसी बहुत कम है, लेकिन कोमॉर्बिड लोगों को थोड़ा सा सावधानी सतर्कता रखने की जरूरत है। सर, जाते जाते एक सवाल मैं कम शब्दों में चाहूंगी, वक्त की कमी है, अनीता जी आपसे भी और गौतम जी आपसे भी। सबसे पहले गौतम जी आपसे कि लगातार जैसे ही वेरिएंट सामने आता है एक नए डोज की बात होने लगती है, अब एक चौथे डोज की बात होने लगी है कि वैक्सीन का जो चौथा डोज है वो लेना पड़ेगा। क्या बार बार आम जनता इसके भरोसे रहेगी कि जैसे ही कोई वेरिएंट आए एक नई डोज? क्या जितनी डोजेस पहले लग चुकी हैं, पहली, दूसरी और बूस्टर, वो कारगर साबित नहीं होंगी आगे आने वाले वेरिएंट के लिए? नहीं, जो भी वैक्सीन होते हैं, हर वैक्सीन की एक लाइफ होती है, चाहे वो डोज 1 हो, चाहे डोज 2 हो, चाहे वो बूस्टर डोज हो। एक बार बूस्टर डोज लगती है, उसकी जनरली लाइफ जो होती है 6 to 9 मंथ तक होती है। अगर वो वायरस वापस आता है, एक्टिव होता है, नए नए वेरिएंट या नए म्यूटेशन में आता है, तो हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि बूस्टर डोज लेना चाहिए 6 से 9 महीने के बाद में। जैसे आप कोमॉर्बिड कंडीशन या सीनियर सिटीजन, उनको हम लोग फ्लू शॉट की हिदायत देते हैं या निमोनिया वैक्सीन की हिदायत देते हैं। ऐसे इसके अंदर भी रहता है कि आपको टाइमली बूस्टर डोज लेना चाहिए। जी, अनीता जी, जो बूस्टर डोज ले चुके हैं क्या उन्हें भी एक बार फिर से बूस्टर डोज की जरूरत होगी?
ये बूस्टर डोज जरूरी है अभी, बिकॉज ये जो वैक्सीन बना है फ्रॉम दी डेड वायरस, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बहुत इन द नया वेरिएंट पे कॉमन है, तो इट विल गिव प्रोटेक्शन। ओके, 100% तो नहीं दे सकता, कुछ तो प्रोटेक्शन दे सकता है। जैसे आपका सीवियरिटी कम होगा, हॉस्पिटल का एडमिशन डेज कम होगा, आपको आईसीयू जाना नहीं पड़ेगा, अब जल्दी जल्दी वापस आ सकते हैं, रिकवरी रेट हायर है, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज से कम हो सकता है। तो यस, मेरा ख्याल से बूस्टर डोज जरूरी है। ओके, इससे क्या होगा, पर्टिकुलरली फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हम लोग हॉस्पिटल में नर्सेज, फ्रंट स्टाफ, टेक्नीशियंस, पैरामेडिक्स, फिजियोथेरेपी को देना है। उसके साथ साथ हाई रिस्क इंडिविजुअल जैसे जिसका ब्लड का कैंसर तक बीमारी है, जो ट्रांसप्लांट में है, जो किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्टेरॉइड के ऊपर है, उनको तो जरूरी है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है, एक्सपोजर ज्यादा है और वो जल्दी से बीमार हो जाएंगे। तो यस, गिव द वैक्सीन। ओके, अभी गवर्नमेंट अभी रूल्स नहीं किया है, बट जरूरी है, करना है। स्पेसिफिक वैक्सीन इस वायरस के लिए वी हैव टू वेट टिल द वायरस और जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई हो गया, उसके बदले का वैक्सीन बनाने में समय भी लगेगा, टेस्ट करना है। बट व्हाट इज प्रेवलेंस हियर इन इंडियन वैक्सीन इज क्वाइट गुड एंड इट विल गिव गुड कवर। अच्छे से हम लोग को इसी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता जी और डॉक्टर गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए आप जुड़े और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी जिसको लेकर कहीं ना कहीं असहज और कंफ्यूजन की जो स्थिति पैदा हो रही थी, उसे कहीं ना कहीं आप दोनों ने दूर करने की बहुत कोशिश की है। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।